जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर दिया गया है। मेन टॉपिक्स याद कर लीजिए जिससे आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। बाकी आप नोट्स और किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें आपको हम समझा दे रहे हैं। चाहे मालूम हो लेकिन क्वेश्चन गलत ना हो, तो इसका क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन, जल्दी से इसका रिवीजन करना है। तो पहला टॉपिक देखते हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सूक्ष्म जीव का मतलब बहुत छोटे जीव, जैसे जीवाणु, कवक, इसके अलावा प्रोटोजोआ। लेकिन जीवाणु और कवक ये मुख्य तौर पर सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनका मानव कल्याण में विशेष महत्व है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, तो इसमें आमतौर पे जो बुक्स में लिखा मिलेगा, आमतौर पे पता चल रहा है कि केवल इसमें 4 टॉपिक्स मेन आप लिख सकते हैं मानव कल्याण में जिसमें सूक्ष्म जीवों की भूमिका है। पता चलता है केवल एक टॉपिक के बारे में दिया है, तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि 4 टॉपिक्स में 4 हेडिंग्स में आप पूरा डिटेल लिखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलें। तो यहाँ पहले देखते हैं पहला क्या फ़ायदा है। पहला है खाद्य उत्पादों में। खाद्य का मतलब खाने वाली चीज़ों में क्या फ़ायदा है। तो खाने वाली चीज़ें हम लोग क्या खाते हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों का महत्व है। यह है दही, पनीर और ब्रेड, जिसको कहा जाता है डबल रोटी। तो इनको बनाने में खासतौर से सूक्ष्म जीवों का महत्व है। तो खाद्य उत्पादों में क्या महत्व है हम आपको डिटेल में खासतौर से नहीं बताएंगे, आज थोड़ा सा ही बताएंगे। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस, खासतौर से लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस जीवाणु का महत्व होता है। इस सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दूध से दही बनाने में जिस जीवाणु की भूमिका होती है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस की भी इसमें भूमिका है। पनीर बनाने में भी इनका स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस का खास उपयोग है। इसके अलावा ब्रेड जो होता है डबल रोटी, इसको बनाने में ईस्ट का बड़ा योगदान है। ईस्ट एक कवक होता है, एक कुछ के कवक है, तो इसका उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सिरका जिसको कहा जाता है एसिटिक एसिड, तो इसको बनाने में किसका उपयोग है आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके केमिस्ट्री में भी होगा। तो इसको बनाने में खासतौर से एसिटोबैक्टर का उपयोग होता है। तो इन सब चीज़ों को खाने वाली चीज़ें हैं, इनको बनाने में जीवाणु और कवकों का योगदान है, वो आप लिखेंगे। दूसरा देखते हैं औषधीय क्षेत्र में। औषधि मतलब दवा। तो दवा बनाने में, दवा में क्या है, इलाज में क्या फ़ायदा है। तो आमतौर पे जो वैक्सीन होती है, टीका बनाने में भी इसका योगदान है। इसके अलावा जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ये प्राप्त होती है। पहली एंटीबायोटिक थी, हम बता चुके हैं पहले, पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन नामक दवा जो होती है, इसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। पेनिसिलिन का जो पहली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन थी, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसको औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये प्राप्त होती है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। इसके अलावा एर्गोटिन, तो एर्गोटिन एक क्लेविसेप्स पुरपुरिया कवक होता है जिससे एर्गोटिन मिलती है। इसके अलावा एफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त होती है, जैसे नाम है इसका एफेड्रिन, तो एफेड्रा पौधे से मिलती है। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्षेत्र में, औषध क्षेत्र में आप डिटेल में लिख सकते हैं। अगला आप लिख सकते हैं विटामिन्स। B12 जिसको राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, ये एस्पिया कवक से बैक्टीरिया से मिलती है। तो एस्पिया गोस्पी ये जो जीवाणु होता है इससे मिलती है विटामिन B2 बनाने में जिस जीवाणु का योगदान है उसका नाम है एस्पिया गोस्पी। इसके अलावा स्टैटिन ऐसी औषधि है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में उपयोगी है, वो भी इसका औषधीय क्षेत्र में इसका महत्व है। तो इस पे काफ़ी टॉपिक्स आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं औद्योगिक उत्पादों में। अब औद्योगिक उत्पाद क्या हैं?
सिरका उद्योग में, सिरका औद्योगिक स्तर पे बड़े पैमाने में बनाने में सिरका बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, लैक्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड, इसके अलावा अल्कोहल, या इसको कहा जाता है शराब बनाने में भी एथिल अल्कोहल होता है, इसको बनाने में भी योगदान होता है किसका, इसका नाम होता है ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से जो औद्योगिक उत्पाद हैं इनको भी बना सकते हैं सूक्ष्म जीवों के मदद से। अगला देखते हैं कृषि क्षेत्र में। अब कृषि क्षेत्र में खेती में क्या योगदान है, तो ये क्वेश्चन कई तरह से आते हैं। आमतौर पे आता है एक क्वेश्चन आता है पीड़कनाशी का मतलब होता है जो कीड़ों को मारने में काम आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जैव पीड़कनाशी। अब जैव पीड़कनाशी को इंग्लिश में कहेंगे बायो इंसेक्टिसाइड। तो यहाँ पर इसके मतलब पूछा जा रहा है किसका योगदान, बीटी का मतलब बैसिलस थूरिजिएंसिस, तो ये जीवाणु जो होता है कीटनाशी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। कृषि क्षेत्र में दूसरा योगदान है जैव उर्वरक, जो जीव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इस पर हम वीडियो आपको बता चुके हैं, उसको भी कृषि क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में कई योगदान है, उसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी, जैसे केवल क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक उत्पादों में क्या सूक्ष्म जीवों का योगदान है, तो इसमें आप औषधीय भी लिख सकते हैं और खाद्य उत्पादों वाला भी टॉपिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपना भी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना होगा कि औषधीय उत्पादों में अगर उपयोग पूछा जाए, तो औद्योगिक उत्पादों में पूछा जाए तो आप औषधि का भी लिख सकते हैं, खाद्य का भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर खाद्य उत्पादों में पूछा जाए तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक यहाँ पर इसमें भी लिख सकते हैं। खाद्य खाने वाली जो चीज़ें हैं उसको खाद्य उत्पादों में औद्योगिक वालों को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिटेल में आप लिख सकते हैं, अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 हेडिंग्स में आप लिख सकते हैं जो कि बुक्स में नहीं दिया है, उनको आप थोड़ा कवर करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं जैव उर्वरक। पहला टॉपिक हो गया है आपका, दूसरा है जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक को थोड़ा समझना है। जैव को क्या कहा गया, बायो मतलब जीवित चीज़ें, फर्टिलाइजर खाद, तो जिसको कहा गया है जैविक खाद भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कवक खास तौर से कुछ होता है ईस्ट जैसे, और ख़ास तौर से कुछ ऐसे कवक होते हैं जो जड़ों से जुड़ जाते हैं और कुछ ज़मीन के तत्वों को सड़ाते हैं, जिससे कुछ पोषक तत्व पौधे को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनको कहा जाता है, इन कवकों को और जड़ों के संपर्क को माइकोराइजा क्या है, कवक और जो पौधे की जड़ होती है, पौधे की जड़, इनकी सहजीविता कहलाती है। सहजीविता का उदाहरण है, ये कहलाती है माइकोराइजा। तो माइकोराइजा कुछ ऐसे होते हैं जो जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका जीवाणु होते हैं, जीवाणु और कुछ नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रेन एल्गी, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये काम कैसे करते हैं, इनके काम में अलग अलग अंतर हो गया है। तो ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं उनको अपघटित करके पौधे की जड़ों में पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल हैं करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हम लोगों को पता है कि वायुमंडल में लगभग कितनी नाइट्रोजन होती है, 78% N2 होती है, नाइट्रोजन होती है। कहाँ पे, वायुमंडल में। लेकिन ये नाइट्रोजन पौधे के किसी काम की नहीं। जैसे हवा में नाइट्रोजन है लेकिन हम लोगों की भी किसी काम की नहीं, क्योंकि हम लोग हवा से नाइट्रोजन को सोख नहीं पाते। तो पौधे भी ऐसे ही, ये ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, पौधे ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं वायुमंडल से, लेकिन नाइट्रोजन पोषक तत्व तो नहीं ग्रहण कर पाते। और नाइट्रोजन को ये लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में लेते हैं, आमतौर पे नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। अब
नील हरित शैवाल और क्या जीवाणु, ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये क्रिया सहजीवी के रूप में हो सकती है, जैसे राइजोबियम सहजीवी के तौर पे दलहनी फसलों में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाल वाले जो पौधे होते हैं, अरहर, चना, इनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो उसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूमिनोसेरम। तो ये क्या है, ये सहजीवी है। सहजीवी का मतलब पौधे के जड़ों में रहता है, साथ साथ और जड़ों को भी फायदा होता है, पौधे को भी फायदा होता है और जीवाणु को भी रहने का स्थान मिल जाता है, दोनों को फायदा मिलता है। तो इसको कहते हैं सहजीविता। तो सहजीवी जीवाणु भी है और दूसरा है क्या, पौधा। तो जीवाणु और जो दलहनी पौधे हैं, दलहनी पौधे, इनका एसोसिएशन होता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों में हो पाता है। तो इस क्रिया को सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो असहजीवी और सहजीवी रूप में हो सकता है। आप डिटेल में वीडियो ये जैव उर्वरक वाला आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं बायोगैस संयंत्र। अब जो जैव उर्वरक और बायोगैस संयंत्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी सूक्ष्मजीव और ऊर्जा उत्पादन, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आप कुछ टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपका सवाल गलत हो सकता है। सूक्ष्मजीव और ऊर्जा उत्पादन कैसे होता है, तो बायोगैस संयंत्र को आप साधारण भाषा में कह सकते हैं गोबर गैस प्लांट। तो गोबर गैस प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, गोबर गैस जो जानवरों से गोबर मिलता है उसका उपयोग क्या करते हैं कि बायोगैस संयंत्र में किया जाता है। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है मेथेनोजन। ये क्या करते हैं, ये जीवाणु जो गोबर होता है या दूसरे अवशेष हैं, इसको बदल देता है, इसमें H2S और मेथेन, CH4 मेथेन और CO2। तो इनको कहा जाता है बायोगैस। क्या कहा जाता है, बायोगैस। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती है, तो उसमें होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है मेथेन। तो जो जीवाणु इसको करते हैं, इस क्रिया को करते हैं, सड़ाकर इस गैस को बनाते हैं, उसको कहते हैं मेथेनोजन्स। तो इस क्रिया में इस गैसों का उपयोग किया जाता है ईंधन के तौर पे, और इसलिए इसको कहा गया सूक्ष्मजीव का क्या महत्व है, ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो अवशेष बचता है उसका खाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी खाद प्राप्त होती है, कंपोस्ट खाद प्राप्त होती है, कंपोस्ट प्राप्त होती है। तो इस तरह से बायोगैस संयंत्र पे हमने वीडियो बनाया, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। इसका चित्र भी आपको आना चाहिए, चित्र आप बना देंगे तो भी आपको काफ़ी नंबर मिल जाएंगे, तो चित्र जरूर मालूम होना चाहिए। अगला देखते हैं वाहित मल उपचार या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब आप लोगों से अगर पूछा जाएगा सीवेज क्या है, वाहित मल क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान है। वाहित का मतलब बहता हुआ, वाहित का मतलब बहता हुआ, और मल का मतलब होता है जो भी कूड़ा कचरा घर से निकलता है। खासतौर से में शहरों में क्या होता है कि जो लैट्रिन्स बनी होती है, लैट्रिन जो बनी होती हैं, वहाँ पर लोग निपटने जाते हैं, लैट्रिन गए, उसके बाद में वहाँ पर टैंक के बजाय एक पाइपलाइन होती है, उसको कहते हैं सीवेज पाइपलाइन। तो सीवर लाइन कहा जाता है, सीवर लाइन, और उसी में सारा जो है ये बह जाता है, तो इसको कहेंगे वाहित मल। मल का मतलब लैट्रिन। तो वाहित मल क्या है, बहता हुआ जो घरों की लैट्रिन है वो निकलती है, इससे जल प्रदूषण होता है। अगर इसको उपचारित कर लिया जाए तो इसके दो उपयोग हो सकते हैं। पहला तो कंपोस्ट प्राप्त हो सकती है, दूसरा उपयोग ईंधन के तौर पे क्या प्राप्त हो सकता है, ईंधन, और तीसरा उपयोग इसका हो सकता है जल जो मिलेगा, इसका भी उपयोग खेती में कर सकते हैं, या पीने के पानी में भी इस्तेमाल हो जाता है लास्ट में। तो इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट करके वाहित मल को खास तौर से साफ करके क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है।
तो जो वाहित मल है, बहता हुआ मल है, उसको खास विधियों द्वारा उपचारित करना, उसका उपयोग करना, प्रदूषण को कम करना क्या कहलाता है? सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। जहाँ पर ये होता है उसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इस क्रिया को कहेंगे वाहित मल उपचार। अब वाहित मल उपचार कोई दवा नहीं है, बल्कि जो वाहित मल है इसको क्या कहते हैं? इसको अहानिकारक उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है जिससे प्रदूषण ना हो, इसको कहा जाता है वाहित मल उपचार। तो जो वाहित मल है इसका ट्रीटमेंट प्राथमिक स्तर पर होता है, प्राथमिक पहला, दूसरा द्वितीयक, और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही आसान है। जो कूड़ा कचरा जो नाली का निकलता है उसको क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें से जो अशुद्धियाँ आसानी से अलग होने वाली होती हैं उनको अलग करते हैं। सबसे पहले निस्यंदन करते हैं। निस्यंदन मतलब जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ उनको अलग कर देते हैं। उसमें जो मिट्टी के कण हैं या जो उसमें पदार्थ बड़े मिले हुए हैं उनको अलग कर लिया जाता है, तो इसको कहेंगे प्राथमिक उपचार। तो जल खास तौर से बचता है प्राथमिक उपचार के बाद में। उसके बाद में द्वितीयक उपचार में क्या किया जाता है कि जो ये जल होता है इसमें क्या करते हैं? इसको एक सेटलमेंट टैंक में डालते हैं। इसमें डालते हैं सेटलमेंट टैंक में भेजा जाता है, और यहाँ पर इसकी जो बची हुई अशुद्धियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं, जो नीचे बैठ जाती है उनको कहा जाता है फ्लॉक। क्या कहा जाता है? फ्लॉक कहते हैं। तो द्वितीयक उपचार में जो बची हुई अशुद्धियाँ हैं, कवक है या जैविक अशुद्धियाँ हैं, उनको अलग किया जाता है, पेनी में इकट्ठा हो जाती हैं, इनको सड़ाकर इससे गैस प्राप्त होती है, ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये फ्लॉक होती है, इस क्रिया को कहा जाता है फ्लॉक्यूलेशन कहा जाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि फ्लॉक क्या है, फ्लॉक्यूलेशन क्या है। तो द्वितीयक उपचार के बाद में जो नीचे गंदगी बैठ जाती है उसी को कहा जाता है फ्लॉक, और इस क्रिया को कहा जाता है फ्लॉक्यूलेशन। तो इसके बाद में कंपोस्ट और ईंधन गैस बनाई जा सकती है। तो ये हो गया द्वितीयक उपचार। तृतीयक उपचार में क्या होता है? क्लोरीन गैस Cl2 क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, और इसके जो जीवाणु कवक होते हैं उनको क्लोरीन गैस, क्योंकि कैसी होती है? जीवों को मारने वाली होती है। इसको जल के शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का। तो यहाँ पर जल को पूरी तरह से लास्ट में शुद्ध कर लिया जाता है, इसकी अशुद्धियाँ सारी यहाँ पे तृतीयक उपचार में खत्म हो जाती हैं। इसका इस्तेमाल बाद में अलग अलग रूपों में कृषि में किया जा सकता है, दूसरे रूप में किया जा सकता है। तो इस तरह से इतने टॉपिक आपके मेन है। लेसन 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म योग एक बार फिर से देखते हैं। पहला, मानव कल्याण में सूक्ष्म योग की भूमिका। सूक्ष्म योग के हम लोगों के कल्याण में क्या भूमिका हो सकती है? पहला, खाद्य उत्पादन में, खाने में। तो खाने में दूध को दही में बदलने में, पनीर बनाने में, ब्रेड या डबल रोटी इसको कहते हैं, सिरका, एल्कोहल, ये सब बनाने में अलग अलग सूक्ष्म जीव उपयोगी हो सकते हैं। और औषधीय क्षेत्र में औषधि दवा, वैक्सीन या टीका बनाने में इसका उपयोग हो सकता है, पेंसिलिन जैसी दवाएं बनाने में, विटामिन B2, B12 बनाने में, एर्गोटिन दवा बनाने में, एफेड्रिन बनाने में, स्टैटिन बनाने में, इस तरह के औषधीय उपयोग किए जा सकते हैं। इस पर शार्ट क्वेश्चन भी आए हैं। अगला है औद्योगिक उत्पादों में उपयोग। सिरका, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एल्कोहल या शराब, इसको बड़े पैमाने पर बनाने में भी इसका इस्तेमाल उद्योग के स्तर पर किया जा सकता है। इसको कहेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। अगला है कृषि क्षेत्र में, खेती में। तो ये जो है क्या इसका इस्तेमाल है? जैव पीड़कनाशी या कीटनाशी। तो कीड़ों को मारने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में। तो BT बैसिलस थोरिजेंसिस का उपयोग किया जा सकता है, या जैव उर्वरक बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैविक खाद बनाने में, जैविक खाद में माइकोराजा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे राइजोबियम सहजीवी के रूप में नाइट्रोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास असहजीवी जीवाणु हैं जिनका इस्तेमाल नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किया जा सकता है। तो इस पर आप वीडियो डिटेल में देख लीजिएगा। अगला है बायोगैस संयंत्र।
गोबर गैस प्लांट के तौर पे इसको याद रखें कि अलग अलग इसके 3 टैंक होते हैं। पहले में गोबर घोल के डाला जाता है, दूसरे में इसको सड़ाया जाता है मेथनोजन जीवाणु द्वारा, जिससे गैस मिलती है, गैस अलग कर ली जाती है। इसका उपयोग बायोगैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ईंधन के रूप में खाना बनाने में या लाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद भी मिलती है जिसको कंपोस्ट खाद कहा जाता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बायोगैस संयंत्र, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका चित्र भी आप याद रखिएगा, डिटेल आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके बाद में वाहित मल उपचार। वाहित मल क्या है? घरों से जो निकलने वाला मल है, लैट्रिन है, लिक्विड तौर पे बहती हुई जो सीवर लाइन से जाती है, उसको प्रदूषित जल स्रोत ना हो उसको ट्रीटमेंट करके जल को अलग करना क्या कहलाता है? सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या कुछ जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें प्राथमिक उपचार में जो बड़ी अशुद्धियाँ हैं उनको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में इसमें जीवाणुओं द्वारा सड़ाया जाता है सेटलमेंट टैंक में, और इससे कंपोस्ट और ईंधन प्राप्त हो सकता है, इसका उपयोग होता है। उसके बाद द्वितीयक उपचार के बाद में जो जल निकलता है, साफ पानी निकलता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, इनको क्लोरीन गैस द्वारा मार दिया जाता है। तो साफ जल, शुद्ध जल इस तरह से तृतीयक उपचार के बाद में प्राप्त होता है। तो इस तरह से 3 स्टेप में सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसको आप मेन हेडिंग से अगर आपको मालूम है तो आप लिख लेंगे, डिटेल आप लिख लेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है। आप कर